शुरुआत करते हैं एक और वीडियो की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वार्षिक परीक्षा 2024 में जो आयोजित होनी है उसके जो ज्योग्राफी है उसके मोस्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज सीरीज हमारी चल रही थी। और इस सीरीज के अंदर हमने मानव भूगोल के जो 8 चैप्टर हैं वो क्लियर किए थे। उसके बाद में भारत के भूगोल से भी जो है 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीसरा वीडियो जो है वो जो है आपका होने वाला है भारत का भूगोल का जो पार्ट है आपके 12th में भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसका तीसरा चैप्टर जो है वो ये आपका है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फैक्ट 23 में। और चैप्टर का नाम हमारा है वो है भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट है भारत के भूगोल की दृष्टि से ये चैप्टर। तो आपको जो है अच्छे से इस वीडियो को देखना है बिना स्किप किए बगैर, और अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि अंत में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके जो 2023 के एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं, परंतु वो मोस्ट हैं। तो हो सकता है कि वो 2022 के एग्ज़ाम में भी 2024 के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकें। तो इसलिए आपको वीडियो जो है वो पूरा देखना है और वो अंतिम क्वेश्चन कौन से हैं वो भी आपको जानना है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है खरीफ की फसल है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं स्टूडेंट, जिसमें चना, सरसों, गेहूं, चावल। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा आपका कि खरीफ की फसल। तो देखो चना, सरसों, जो ये गेहूं, ये तीनों के तीनों हैं जो आपकी रबी की फसल है। ठीक है, तीनों की तीनों किसकी फसल हैं? रबी की फसल हैं। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चावल। चावल जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है आपके पास 4 हैं। पहला चावल, मक्का, कपास, गेहूँ। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें हो जाती है। ये तीनों की तीनों फसलें हैं वो आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, किसकी फसल है? खरीफ की है। और गेहूँ यहाँ पर आपकी रबी की फसल हो जाती है। तो राइट आंसर आपका द जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि निम्न में से जो क्षेत्र बंजर भूमि में शामिल नहीं है वह है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं जो बंजर भूमि के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है मरुस्थल, उसके बाद में है पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद में अवसंरचना भूमि, और चौथा आपका है उत्खात या जिसको खड्डू भूमि भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा है जो बंजर भूमि में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका स। अवसंरचना भूमि जो होती है वो बंजर भूमि में शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। जबकि मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र और उत्खात भूमि जो है ये तीनों की तीनों जो हैं आपकी बंजर भूमि में शामिल होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है रबी की फसल का समय है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? तो देखिए रबी की फसल जो है आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कब बोई जाती है। तो जून से सितंबर में, अप्रैल से जून में, अक्टूबर से मार्च में, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका है स। अक्टूबर से मार्च के महीने में जो है रबी की फसल है वो बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से मार्च में। ठीक है, अप्रैल से जून के बीच में जो फसल है वो बोई जाती है उसको जायद की फसल कहते हैं, जायद। ठीक है, और जून से सितंबर, जून से सितंबर में आपकी खरीफ की फसल बोई जाती है। तो आपको इसको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 आपका है वर्षा पर निर्भर कृषि को कहते हैं, यानी जो वर्षा के ऊपर निर्भर रहती है उस कृषि को क्या कहते हैं? तो बताइए स्टूडेंट क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, सिंचित कृषि, आर्द्र कृषि, बारानी कृषि और शुष्क कृषि। तो बताइए क्या कहते हैं जो कृषि है वो डिपेंड करती है वर्षा के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे? राइट आंसर आपका होगा बारानी कृषि। उसको कहा जाता है जो कृषि के ऊपर निर्भर, सॉरी, वर्षा के ऊपर जो कृषि निर्भर रहती है उसे बारानी कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से शुष्क भूमि कृषि में जो शामिल नहीं है वह है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि शुष्क
जो भूमि कृषि है उसमें शामिल नहीं है। तो कौन सी चीज़ जो है उसमें शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला आपका है रागी, दूसरा आपका है चावल, तीसरा आपका ज्वार और चौथा आपका बाजरा। तो बताइए शुष्क भूमि जो कृषि है या शुष्क कृषि है उसके अंदर कौन सी जो फसल है इन चारों में से जो है शुष्क कृषि में नहीं आती है? तो आपका राइट आंसर होगा ब चावल। चावल जो आपका है, चावल जो है वो आर्द्र कृषि में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्द्र कृषि में क्या आता है? चावल आर्द्र कृषि में आता है, जबकि रागी, ज्वार, बाजरा ये तीनों के तीनों आपके शुष्क भूमि कृषि या शुष्क कृषि के अंदर आते हैं, जबकि चावल आपका आर्द्र कृषि या आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। तो बताइए कि भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है कॉफ़ी का? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन 4 ऑप्शंस में से जो है आपको बताना है। तो पहला आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और गोवा है। तो बताइए इन चारों में से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा करता है? मैं आपको बता दूं, ये चारों ही राज्य जो है ना वो कॉफ़ी के उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, इन चारों के अंदर ही कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही सटीक तरीके से आपको आंसर देना होगा। ये आंसर आप तभी दे सकते हो जब आप इसके बारे में अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये चारों ही राज्य हैं, इनमें चारों ही राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो अब यहाँ पर समस्याएं बढ़ जाती हैं जब एक क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो सारे ही जो हैं सही हों, तो उनमें से फिर बिल्कुल जो सही होता है उसको छांटना होता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये है वैसा ही जो है प्रश्न है, काफ़ी स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक के बाद में केरल, तमिलनाडु और गोवा का नंबर आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो कर्नाटक है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत चावल और गेहूं का उत्पादन होता है? ठीक है, तो भारत के अंदर जो है अगर अपन बात करें तो भारत में विश्व का 21.9% चावल और 12.8% गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, तो भारत विश्व का 21.9% तथा गेहूं की बात करें तो 12.8% और चावल 21.9%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है, भारत में चावल की कितनी किस्म बोई जाती हैं उनके नाम लिखें। तो भारत के अंदर कितनी चावल की किस्में? तो भारत के अंदर जो है भारत में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं, ओस, अमन, बोरा। ठीक है, और ये कहाँ बोई जाती हैं? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में भी ये जो है बोई जाती हैं। तो आपको याद रखना है, भारत में जो है 3 फसलें कहाँ बोई जाती हैं गेहूं की, तो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा जो है इसके प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर ये चावल की खेती है वो 3 बार की जाती है, अमन, ओस और बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमा से क्या तात्पर्य है? तो नरमा क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, तो इसको भी आप देखोगे। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है, यानी हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में जो अमेरिकन कपास बोई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? नरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कि नरमा किसे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में कृषि, ये भी आपका मोस्ट है क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको देख सकते हैं। कृषि की गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है? तो कृषि जो गहनता है उसकी गणना किस प्रकार की जाती है? तो आइए जानते हैं। देखिए, कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा नवल बोया गया क्षेत्र गुणा गुणा 100। ठीक है, तो आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? सकल बोया क्षेत्र बटा नवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो और गुणा आपके क्या हो जाएंगे? गुणा 100।
ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको जो है लिख सकते हो। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय कृषि के जुड़वा संकट किन को कहा जाता है। तो भारतीय कृषि का जुड़वा संकट है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, किसे कहा जाता है, सूखा तथा बाढ़ को भारतीय कृषि की जुड़वा संकट कहा जाता है। तो भारत के अंदर बाढ़ और जो सूखा की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसी को, इन दोनों को ही है भारतीय कृषि का जो है जुड़वा संकट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है, तो आप इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन क्या है, तो देखो वातावरण में या पृथ्वी पर विद्यमान उपयोगी तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है संसाधन की आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, वह सभी संसाधन या वो सभी प्राकृतिक संसाधन या जो है निजी जो है मतलब कृत्रिम भी हो सकते हैं, तो वह सभी संसाधन जो मानव उपयोग के या मानव के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं, ऐसे साधनों को संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी परिभाषा दे सकते हो, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो यहाँ लिखी हुई है आप वो भी दे सकते हो। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सी परिभाषा है वो संसाधन की देते हो। ठीक है, ऐसे साधन जो मानव जीवन के काम में आते हैं या मानव का जीवन में उनका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है, ऐसे साधनों को संसाधन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिभूमि किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो प्रतिभूमि किसे कहते हैं, वह भूमि जिस पर 1 से 5 वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई जाती है, तो ऐसी भूमि को प्रतिभूमि कहा जाता है, और ये 3 प्रकार की होती हैं। तो प्रतिभूमि कौन सी क्या होंगी, तो प्रतिभूमि किसे कहेंगे, देखो भाई, ऐसी भूमि जिस पर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है, 1 से 5 वर्ष तक जो है उस भूमि के ऊपर कुछ भी उत्पादित नहीं किया जाता, यानी फसलें नहीं बोई जाती हैं। तो ऐसी जो कृषि होती है, ऐसी कृषि को जो है क्या कहा जाता है, या सॉरी ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, प्रतिभूमि कहा जाता है, जिस पर कृषि ना हो कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल। ठीक है, तो ऐसी भूमि को जो है क्या कहा जाता है, प्रतिभूमि कहा जाता है, और ये भूमि जो होती है वो कृषि योग्य होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रतिभूमियाँ हमेशा कृषि योग्य होती है। ठीक है, उस पर कृषि की जा सकती है, लेकिन प्रति का यहाँ पर होता है खाली छोड़ना। ठीक है भाई, खाली छोड़ते हैं, उस पर फसल नहीं बोते हैं, तो उससे प्रतिभूमि कहा जाता है। और ये जो है 3 प्रकार की होती हैं, और इसके 3 प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर देखें, कृषि जो भूमि होती है आपकी वो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहली होती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, उसके बाद में होती है पुरातन प्रतिभूमि, और उसके बाद में होती है आपकी वर्तमान प्रतिभूमि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती हैं, और किसके आधार पर होती हैं, इनके 3 प्रकार किसके आधार पर होते हैं, समय के आधार पर। समय के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1 से 5 वर्ष। ठीक है, तो 1 से 5 वर्ष, तो ये पाँचों जो हैं इनके लिए अलग अलग होता है। जैसे देखो, मान लो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होती है ऐसी भूमि जिस पर 5 वर्ष से 5 वर्ष हो जाएं कृषि किए हुए, तो ऐसी भूमि को, और जिनमें जो है 5 साल से कम, ठीक है, 5 साल से कम, यहाँ पर हो जाएगा अधिक। ठीक है, 5 साल से अधिक, 5 साल से कम, अब 5 वर्ष से जो कम जो होती है उसे पुरातन प्रतिभूमि, और जिसको 1 वर्ष हो जाता है, ठीक है, 1 वर्ष, ठीक है, तो 1 वर्ष वाली जो है वो वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। तो यहाँ समय के अकॉर्डिंग जो है तीनों को अलग अलग बांटा गया है। पहली 5 साल से अधिक, दूसरी आपकी 5 साल से कम, और तीसरी आपकी 1 वर्ष। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भूमि रहती है उनको ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं, तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है, अभी जो अपन ने तीनों प्रकार देखे हैं उनका वर्णन करना है, तो वो देखिए, वह भूमि जो पिछले 5 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित है, इस वर्ग में सम्मिलित की जाती हैं। भूमि उदार तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आ गया कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होती है, तो ऐसी भूमि जो पिछले 5 साल या उससे अधिक समय के लिए जो है खाली छोड़ी गई हो या उस पर जो है कृषि कार्य नहीं किया गया हो, ऐसी भूमियों को इस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और भूमि जो उदार तकनीकी है उसके द्वारा
इस भूमि में सुधार किया जा सकता है और सुधार करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आया कि नहीं आया समझ में? तो यही चीज़ है, तो कोई ज़्यादा जो है वो दिक्कत वाली बात है नहीं, थोड़ा सा फेर है शब्दों का, वो आपको समझना होगा। और इस चीज़ों को समझकर आप जो है आसानी से जो है भूगोल को अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। भूगोल उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप इसको समझते हो। ठीक है, ठीक है, तो शब्दों को ऊपर विशेष जोर देना है आपको, कोशिश करनी है चीज़ों को समझने की। ठीक है, और आप अगर कोशिश करोगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आप इन चीज़ों को समझोगे। ठीक है, अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हो, ये अब तक जो भी वीडियो इसके अब तक बनाए जा चुके हैं या आगे बनाए जाने बाकी हैं, तो इन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखते हो और उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो। मैं कहता हूँ कि आपको इनके अलावा जो है एग्ज़ाम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ से जो है लगभग क्वेश्चन आपके जो है वो एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 16 है, वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि जो एक वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि को प्रति रखना एवं एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता या पौष्टिकता जो है प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी भूमि जो क्या होती है, एक वर्ष से कम, है ना, तो या तो एक वर्ष के लिए या एक वर्ष से कम समय के लिए जो है कृषि रहित छोड़ी जाती है या खाली छोड़ी जाती है, तो ऐसी भूमि को वर्तमान प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। और ये जो इसको खाली छोड़ने की जो है एक परंपरा है। परंपरा क्या होती है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रतिभूमि होती है, ठीक है, उसके ऊपर लगातार कृषि करते हैं, तो कृषि करने की वजह से मिट्टी की जो गुणवत्ता है, ठीक है, उसमें कमी आती है। ठीक है, उर्वरकता में कमी आती है और इस भूमि को इसीलिए खाली छोड़ा जाता है कि ये भूमि प्राकृतिक तरीके से अपने आप को दोबारा कृषि योग्य बना ले या उस अपने उपजाऊपन है उनको वापस जो है प्राप्त कर ले, या आप ये भी कह सकते हो रिसाइकल करती है ये भूमि या मृदा जो होती है ना, वो अपने आप को प्राकृतिक तरीके से रिसाइकल कर लेती है या हील कर लेती है, यानी जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा कर लेती है और इसलिए जो है ये खाली छोड़ी जाती है। तो इस वजह से इन जो है इनको खाली छोड़ी जाती है और खाली छोड़कर जो है भूमि को वापस उर्वरक बनाई जाती है। लेकिन याद रखना है समय इसमें इम्पोर्टेंट है, एक वर्ष या एक वर्ष से कम। ठीक है, पहली वाली जो कृषि रहित भूमि थी, जो व्यर्थ भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, उसमें 5 साल या 5 साल से अधिक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो पुरातन प्रतिभूमि है वो किसे कहते हैं? ठीक है, क्या होती है पुरातन प्रतिभूमि? यह भूमि कृषि योग्य भूमि है जो एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुरातन जो प्रतिभूमि है वो क्या होती है? ऐसी भूमि होती है जो एक वर्ष से तो अधिक समय के लिए और 5 साल से कम समय के लिए जो है कृषि रहित यानी खाली छोड़ी जाती है बिना कृषि किए। तो ऐसी कृषि जो है, ऐसी कृषि को क्या कहेंगे? जो है पुरातन प्रतिभूमि कहेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से अगर इस भूमि को 5 साल से अगर अधिक वर्ष हो जाता है तो ऐसे में अपन इस जो भूमि है इसको पुरातन भूमि में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि किस में करेंगे? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय को लेकर देखो, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 5 साल या 5 साल से अधिक भूमि जो खाली छोड़ी जाती है या प्रति छोड़ी जाती है या कृषि रहित होती है, ऐसी भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। पुरातन भूमि जो होती है वो एक वर्ष से तो अधिक होती है किंतु 5 वर्ष से कम समय के लिए कृषि रहित यानी खाली छोड़ी जाती है, तो ऐसी भूमि को जो है पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि है वो अधिकतम एक वर्ष होती है। भाई अधिकतम जो है कृषि रहित कितना छोड़ा जाएगा? 1 साल के लिए, और नॉर्मली जो है वो 1 साल से कम समय के लिए होती है। ठीक है,
तो 1 साल से कम समय से लेकर 1 साल तक का जो समय होता है उसमें जो भूमि अपन खाली छोड़ते हैं या प्रति छोड़ते हैं या कृषि रहित छोड़ते हैं, तो ऐसी भूमि को वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी लिखें। तो साझा संपत्ति जो संसाधन है उनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये क्या है, ये मोस्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब जो जितने भी आएंगे मैं बार बार आपको मोस्ट नहीं बताऊंगा, इस 18 से लेकर जितने भी अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो आपको उनको तैयार करना ही है। तो साझा संपत्ति संसाधनों का अर्थ ऐसे सभी संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर सामूहिक या सामुदायिक अधिकार देखने को मिलता है, तो उन्हें साझा संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का जो है अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक सामूहिक या एक सामुदायिक अधिकार के जो अधिकार है वो देखने को मिलता है, तो ऐसे जो संसाधन होंगे उन संसाधनों को साझा संपत्ति संसाधन के नाम से जाना जाता है। इन्हें सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। तो ये जो साझा संपत्ति संसाधन है इन्हें सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। साझा संसाधनों का महत्व इनका ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो साझा संसाधन होते हैं इनका महत्व जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और जो छोटे भूमिहीन या जो भूमिहीन किसान होते हैं या छोटे किसान होते हैं, ठीक है, या अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं उन लोगों के जीवन यापन के लिए जो है ये एक महत्वपूर्ण साधन जो है वो आपके बनते हैं। क्यों बनते हैं ये भी देखते हैं, क्योंकि इसमें ये इन में से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर करते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें से क्या होते हैं, अधिकतर भूमिहीन होते हैं। तो भूमिहीन होते हैं इसके कारण वो जो अपने पशुओं को जो है पशुओं से जो है आजीविका अपनी जो है वो चलाते हैं, या अपना जीवन यापन है वो पशुओं के आधार पर ही करते हैं, जिसमें साझा चारागाहों जल संचयन स्थानों की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो है वो चारागाहों की है या जल संचयन स्थान है, इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पशुपालन के लिए ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़रूरी हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, जिसमें साझा चारागाहों जल संचयन स्थानों का अहम भूमिका होती है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी इस भूमि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि देखो ग्रामीण अंचलों में क्या होता है कि जो पशु जो ईंधन के लिए जो लकड़ियाँ काटना वगैरह ये काम सब जो है ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है, तो इसलिए महिलाओं का उपयोग जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है अहम भूमिका हो जाती है। तो अपन बात कर रहे थे महिलाओं की जो भागीदारी है इसमें ज़्यादा होती है, और क्यों होती है, देखो क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो महिलाओं की जो है ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो महिलाओं के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इन भूमियों की कमी से उन्हें चारे ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। ठीक है, और अगर इस भूमि की अगर कमी हो जाए तो ऐसे में महिलाओं को काफ़ी लंबा सफ़र जो है तय करना पड़ता है इनकी पूर्ति के लिए। ऐसे संसाधन पर सभी सदस्यों का उपयोग का अधिकार होता है। सामुदायिक वन, चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र व अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जो जितने सामुदायिक वन है, चारागाह है, ग्रामीण जलीय जो क्षेत्र है या अन्य कोई सार्वजनिक स्थान होते हैं वो सारे के सारे जो है साझा संपत्ति के उदाहरण होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शुष्क एवं आर्द्र कृषि में दो अंतर लिखे। तो आपको जो है यहाँ बताना है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि है उसमें दो अंतर बताने। तो देखिए शुष्क एवं आर्द्र कृषि में अंतर, पहला अपन देखते हैं, शुष्क कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो वर्षा का औसत है वो जो है 75% होता है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो है शुष्क कृषि की जाती है। जबकि आर्द्र कृषि सामान्यतः बाढ़ तथा मृदा अपरदन वाले प्रदेशों में जो है वो की जाती है। तो ये जो है आपकी आर्द्र कृषि वो जो है बाढ़ वाले क्षेत्रों में तथा मृदा अपरदन वाले क्षेत्र होते हैं उनमें की जाती है।
दूसरा है शुष्क कृषि में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, चना आदि उगाए जाते हैं, जबकि आर्द्र कृषि में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, गन्ना, जूट आदि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दूसरा क्या हो जाएगा आपका कि जो आपकी शुष्क कृषि है उसमें जो है ऐसी फसलों को उत्पादन किया जाएगा जो कम पानी में उत्पादित हो सकती हैं, या वो फसलें जो शुष्कता को सहन कर सकती हैं। ठीक है, जैसे रागी है, बाजरा है, ठीक है, चना है, तो ये ऐसी फसलें होती हैं जो कम पानी में भी उत्पादित हो सकती हैं, या शुष्कता की या शुष्क दशाओं में भी इनका उत्पादन है वो हो सकता है। जबकि आर्द्र जो कृषि होती है उसमें ऐसी फसलें होती हैं जो जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी उनको बोने के बाद जो है पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसी फसलें उनमें बोई जाएंगी और इसके उदाहरण आपको मिलेगा। तो चावल जो है इसका उदाहरण है, गन्ना इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जूट है। ये तीनों ही फसलें ये ज़्यादा पानी वाली होती हैं, इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये तीनों ही फसलें जो है शुष्कता को सहन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन्हीं किन कारणों को उत्तरदायी मानते हैं, किन्हीं दो कारणों के नाम लिखें। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि आप जो है कृषि के कौन से ऐसे कारक हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए जवाबदेही है। ठीक है, तो और कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से मृदा की जो उर्वरकता है वो क्षीण हो रही है, जो कि कृषि योग्य भूमि के लिए जो है खराब है। तो पहला क्या हो जाएगा कि सिंचाई और कृषि जो विकास है उसकी दोषपूर्ण नीति है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो फसलों का उत्पादन होता है वो अवैज्ञानिक तरीके से होता है, जिससे मृदा जो है वो धीरे धीरे अपनी उर्वरकता को खो देती है। ठीक है, और जो है कम होती जाती है, और कृषि योग्य भूमि जो है आपकी, ठीक है, तो वो उसमें कमी आती जाती है। निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं। पहला है कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग। ठीक है, तो क्या है, अधिक उपज प्राप्त करने व फसलों को रोग से बचाने के लिए उपयोग में लिए जा रहे कीटनाशक रसायनों से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो सबसे पहला कारण है कि हमारे जो किसान हैं वो अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक तथा रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और ये उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उत्पादन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो है फसलों को रोग से बचाने के लिए इन कीटनाशक और रसायनों का उपयोग किया जाता है। इनका अत्यधिक उपयोग जो है वो मृदा को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, और मृदा के अंदर पाए जाने वाले ह्यूमन्स जो जीवाणु होते हैं तो उन जीवाणुओं को ये नष्ट कर देते हैं, जिससे मृदा जो है वो प्राकृतिक तरीके से अपने आप को रिकवर करने का काम जो है वो नहीं कर सकती है, और धीरे धीरे जो मृदा है वो अपनी गुणवत्ता खोती जाती है, और यही भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इनकी वजह से होता है। नेक्स्ट दूसरा कारण हमारा है अत्यधिक सिंचाई। प्रति एकड़ अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषक अत्यधिक सिंचाई करता है, जिससे जो कृषि भूमि है वो जो है खराब हो चुकी होती है, या उसका जो है निम्नीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई करने से भी जो है भूमि का निम्नीकरण होता है, क्योंकि इसमें जो भी लगातार सिंचाई की वजह से क्या होता है कि जो मृदा की ऊपरी लेयर होती है उस पर ऐसे जो कवक या जो जीव हैं वो पाए जाते हैं जो हमारी फसलों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, परंतु लगातार सिंचाई की वजह से वो सभी तत्व या जो जीव जो हैं वो धीरे धीरे नीचे की परतों में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मैं होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि भूमि की जो ऊपरी परत है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, उर्वरकता को नष्ट कर चुकी होती है, और उसके बाद में उस पर उत्पादन जो है वो संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये दो कारण हैं जो हमारी कृषि के लिए काफ़ी या सॉरी हमारी भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें कपास तथा जूट का वर्णन कीजिए। तो ये एक निबंधात्मक क्वेश्चन है, मोस्ट है। मैंने आपको बता ही दिया था कि 18 से लेकर जो जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे वो सारे ही आपके मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है ये वाला, ठीक है, इस चैप्टर से आपके भारत के भूगोल से जो है निबंधात्मक क्वेश्चन आने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो निबंधात्मक इसी से आए, लेकिन संभावना जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके इसमें जो है 4 चैप्टर आपके आते हैं। ठीक है, जो जिनमें से निबंधात्मक आपके आ सकते हैं, तो इनमें से ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। निबंधात्मक क्वेश्चन
की जो संभावना है उन संभावना के हिसाब से अपन इसको पढ़ेंगे और देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर भी उसी प्रकार से क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी जो है देखिए आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है वो निबंधात्मक के लिए मोस्ट है, ये जो चैप्टर है जो। तो देखिए चलिए देखते हैं, पहले अपन कपास का देखते हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कपास की जो फसल है वो एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, यानी इसका उत्पादन केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और हमारे देश में ये अर्ध शुष्क जो भाग हैं उन भागों में खरीफ की फसल के साथ जो है वो बोई जाती है। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की जो कपास है उसका उत्पादन करता है। तो बात कर रहे थे अपन, हमारे भारत में जो है दोनों ही प्रकार की कपास का उत्पादन होता है, अमेरिकन और भारतीय। अमेरिकन कपास देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहलाती है। तो यहाँ पर ये वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, नरमा किसे कहते हैं? तो नरमा अमेरिकन कपास का जो उत्पादन करना है वही, और ये कहाँ होती है? उत्तर पश्चिमी भारत में। कपास पर फूल आने के समय आकाश जो है वो बादल रहित होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब कपास पे फूल आते हैं तो आसमान जो है वो पूरी तरीके से बादल रहित होना चाहिए। भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो भारत का कपास उत्पादन में चीन के बाद जो है वो दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान आपका चीन का है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र का 4.7% क्षेत्र पर कपास बोई जाती है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो कपास है वो 4.7 जो क्षेत्र के ऊपर जो है वो बोई जाती है कुल बोए गए क्षेत्र का। भारत में कपास के 3 मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से ये उत्पादन क्षेत्र हैं? कपास के 3 उत्पादन क्षेत्रों की अपन जो बात कर रहे थे तो वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान। तो 3 इसके हैं। तो पहला आपका उत्तर पश्चिमी भाग है, तो उत्तर पश्चिमी भारत में आपका पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान आता है जहां कपास का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आपका रहेगा पश्चिम में, तो पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं ऐसे राज्य हैं जहां कपास का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु के पठारी भाग जो है वहाँ पर कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये 3 क्षेत्र हैं आपको याद रखने हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान। मध्य पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आपका गुजरात और महाराष्ट्र आता है। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पठारी भागों पर जो है कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं भारत के कपास का, तो 1 नंबर पे आपका गुजरात है, सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब और हरियाणा का नाम आता है। देश के उत्तर पश्चिम में सिंचाई सुविधा वाले भागों में इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के जो है वर्षा निर्भर वाले क्षेत्रों में कम है। तो सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो वो उत्तर पश्चिमी भारत के सिंचाई वाले भागों में यानी पंजाब और हरियाणा का है। ठीक है, और न्यूनतम जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र के वर्षा वाले जो क्षेत्र है उनमें है। अब नेक्स्ट फसल की बात करते हैं जूट। जूट पश्चिमी बंगाल तथा इससे स्पर्शीय जो है पूर्वी भागों में एक व्यापारिक फसल है। तो जो अगर अपन बात करें पश्चिमी बंगाल की और उसके आसपास के जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर जूट की फसल जो है वो व्यापारिक फसल के रूप में की जाती है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो जूट जो है वो एक प्रकार का जो है रेशा है और इससे जो है मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं, साथ में थैला, बोरियां जैसे या और भी अन्य प्रकार के सजावटी सामान जो है वो बनाए जाते हैं। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया था। तो अगर अपन बात करें तो जब भारत विभाजन हुआ तो हमारा जो है बहुत बड़ा जूट उत्पादन क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान के बांग्लादेश में चला गया। वर्तमान में भारत विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। तो वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान समय में जो है भारत है वो विश्व की 60% जूट उत्पादन करता है।
उत्पादित करता है। देश के कुल उत्पादन का 3/4 भाग पश्चिमी बंगाल उत्पादित करता है, और हमारे देश का 3/4 जो जूट है वो केवल और केवल पश्चिमी बंगाल राज्य उत्पादित करता है। बिहार व असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ देश के कुल शस्य क्षेत्र का जो है 5% भाग पर ही जो है जूट बोई जाती है। तो हमारे देश की कुल बोया गया क्षेत्र उसके केवल 5% भाग पर जो है जूट की फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में चाय तथा कॉफ़ी की कृषि का विवरण देते हुए उसके उत्पादक क्षेत्रों के विषय में लिखें। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी के बारे में बताना है। तो देखिए फटाफट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा धीरे अगर मैंने आपको बताया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भारत में चाय की कृषि व उत्पादन क्षेत्र। तो भारत एक रोपण कृषि है, जो चाय जो है एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह जो है उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है वो बोई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चाय एक रोपण कृषि है और इसका उपयोग जो है वो पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, और ये उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवा वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है और विश्व की लगभग 21.22% चाय का उत्पादन करता है। तो भारत जो है वो चाय का सबसे बड़े उत्पादकों की श्रेणी में आता है, और भारत विश्व का 21.22% चाय का उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है 2018 के अनुसार। तो 2018 के अनुसार भारत जो है उसका दूसरा स्थान है चाय के निर्यात में चीन के बाद में। भारत चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। तो अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर जो कृषि है चाय की वो 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में जो है वो प्रारंभ की गई थी, और भारत का आज भी वो जो क्षेत्र है कौन सा असम वाला क्षेत्र, वो आज भी भारत का प्रमुख जो है चाय उत्पादक क्षेत्र है। और असम के बाद में इसकी कृषि का पश्चिमी बंगाल में उप हिमालय भागों में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिले में जो है प्रारंभ की गई। ठीक है, तो असम के बाद में ये जो है पश्चिमी बंगाल में भी ये कृषि की गई। ठीक है, जो उप हिमालय क्षेत्रों में की जाती है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जैसे ज़िले जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। चाय की खेती दक्षिण में भी जो है चाय की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट, नीलगिरी तथा इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी निचली ढालों पर ये जो है की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चीज़ें वो आपको और भी ध्यान में देनी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि भारत के अंदर जो है यानी दक्षिण भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की जो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों पर भी जो है निचली ढालों के ऊपर चाय की खेती की जा रही है। असम के कुल शस्य क्षेत्र में यानी कुल बोया गया क्षेत्र में 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। तो असम का कुल जो बोया गया क्षेत्र है उसके 53.2% भाग पर चाय की खेती की जाती है। देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में उत्पादित होता है। तो हमारे यहाँ जो चाय का उत्पादन होता है उस चाय का आधे से भी ज़्यादा भाग जो है वो केवल और केवल असम राज्य उत्पादित करता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु भी हैं, जो अच्छी खासी चाय का उत्पादन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है कॉफ़ी। कॉफ़ी की अगर अपन बात करें तो भारत में कॉफ़ी की कृषि का व उत्पादन क्षेत्र। तो कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर तो इसके जो बीज होते हैं उनको भूनकर जो है पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की जो है 3 किस्में होती हैं। ठीक है, तो कॉफ़ी की 3 किस्में कौन सी होती है? अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। ठीक है, और इनमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है वो अरेबिका क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। और ये कॉफ़ी के ये तीनों प्रकार आपको याद रखने पूछा जा सकता है। कॉफ़ी के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं और उनके नाम बताओ। तो 3 प्रकार होते हैं, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। ठीक है, तो भारत अधिकतर उच्च जो है उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जो है बहुत बड़े
उत्पादन में जो है अरेबिका का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, और हमारी जो भारतीय कॉफ़ी है उसकी विश्व बाज़ार में जो मांग है वो बहुत ही ज़्यादा है। परंतु भारत विश्व की केवल 3.17% कॉफ़ी उत्पादित करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कॉफ़ी का उत्पादन है पूरे विश्व के उत्पादन का केवल 3.17% ही उत्पादित होता है। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ही कम है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, होंडुरास, इथोपिया तथा पेरू के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है, और ये भी 2018 के अनुसार है। यानी हमारा जो कॉफ़ी उत्पादन में है वो कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। भारत में जो है कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी जो कृषि है वो की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेला कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है। ठीक है, तो 2/3 भाग जो कॉफ़ी का है तो वो अकेला कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और थोड़ा बहुत जो है पश्चिमी घाट की और भी जो उच्च भूमियाँ हैं वहाँ पर भी ये कृषि की जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में खाद्यान्न फसल चावल एवं गेहूं की कृषि तथा उसके उत्पादन क्षेत्रों के विषय में लिखें। तो ये क्वेश्चन जो है आपका है खाद्यान्नों के लिए है, और विशेष करके चावल और गेहूं की यहाँ पर बात की गई है। तो भारत में चावल की कृषि तथा उसके उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, तो चावल एक जो है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। ठीक है, जो कि विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है। तो याद रखना है चावल जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, जो जिस है ये इसके अलावा ये विभिन्न जलवायु में भी उगाई जाती है, लेकिन लगभग जो है वो आपका मौसम में वो उष्णकटिबंधीय होना चाहिए। भारत विश्व का 22.7% चावल उत्पादन करता है 2018 के अनुसार। देखिए वो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर जो ये आंकड़े थे वो 2017 के थे। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख लेना 22.7%। ठीक है, उत्पादन करता है, तथा चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये भी आपको याद रखना है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 1/4 जो भाग है वो अकेला चावल का है। ठीक है, तो अकेला चावल जो है 1/4 भाग पर बोया जाता है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो हैं वो हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। प्रति हेक्टेयर की पैदावार की अगर अपन बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अपन बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर। उसके बाद में तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल तथा केरल राज्य में भी अधिक है। ठीक है, तो इन सभी राज्यों के अंदर जो है चावल की पैदावार है वो प्रति हेक्टेयर काफ़ी अच्छी है। ठीक है, याद रखना है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो पंजाब का है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक वर्ष में जो है चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में चावल की 3 किस्में ओस, अमन तथा बोरो पैदा की जाती हैं। ठीक है, तो ये आप अपन जो है पिछले जो है क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी बंगाल में की जाती है। तो पंजाब हरियाणा जो है उनकी अगर अपन बात करें तो पंजाब हरियाणा वो है प्रारंभिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा है वो पहले से जो है चावल का उत्पादन नहीं करते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत इन राज्यों की सिंचित क्षेत्र में चावल की कृषि तो 1970 के अंदर जो है वो चावल की कृषि प्रारंभ की गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार जो है सिंचाई व्यवस्था बढ़ने की वजह से 1970 में हरित क्रांति की वजह से चावल की कृषि की शुरुआत हरियाणा पंजाब में हुई थी। इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जो अधिकतम है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि न्यूनतम पैदावार कहाँ होती है, तो वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा है। तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में जो है उत्पादन है वो किया जाता है। भारत में गेहूं की कृषि तथा उसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र भारत के चावल के बाद गेहूं दूसरा अनाज है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो गेहूं की, तो गेहूं जो है वो चावल के बाद में भारत का दूसरा महत्वपूर्ण अनाज है या खाद्य अनाज है। भारत विश्व का जो है भारत विश्व का है वो कितना 12.8
प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है 2017 के अनुसार। मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और गेहूं जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में उत्पादित की जाने वाली फसल है। अतः इसे शरद अथवा खरीफ ऋतु में, खरीफ नहीं है भाई, रबी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रबी करना है, ठीक है। तो रबी की फसल में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तर मध्य भाग में केंद्रित है। तो ये जो फसल है वो दक्षिण भारत में बहुत ही कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि दक्षिण भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने के कारण जो है गेहूं का उत्पादन है वो नहीं हो सकता वहाँ। क्योंकि आपने देखा है कि जो गेहूं है वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, अर्थात गंगा का मैदान, मालवा पठार तथा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में 2700 मीटर की ऊंचाई तक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है इसको बोया जाता है। रबी फसल होने के तो रबी की फसल होने के तो जो है रबी की फसल है एक गेहूं जो है रबी की फसल है, और रबी की फसल होने के कारण यहाँ सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में ये वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है देश के कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो हमारे देश का कुल जो बोया गया क्षेत्र है उसके 14% भाग पर जो है गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान है। पंजाब हरियाणा में भी जो है गेहूं का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा है, कितना है, 400 किलोग्राम जो है 4000 किलोग्राम है वो प्रति हेक्टेयर है, या इससे भी अधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में जो है प्रति हेक्टेयर स्तर जो है वो मध्यम है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पर जो गेहूँ जो है वो की कृषि है वो वर्षा आधारित है तथा यहाँ उत्पादन भी कम होता है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है, अच्छे से याद करना है, ये आपका काम है और इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय जो कृषि है उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। भारतीय कृषि के प्रकार आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर यानी बारानी कृषि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारी जो भारतीय कृषि है उसको आर्द्रता के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी हो जाएगी जो है आर्द्र कृषि और दूसरी आपकी हो जाएगी वर्षा निर्भर कृषि, जिसको बारानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंचित कृषि और असिंचित भी आप इसको बोल सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहले आपकी हो जाएगी सिंचित कृषि। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार पाए जाते हैं, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादन सिंचाई कृषि, ठीक है। तो सिंचाई के आधार पर जो है सिंचाई कृषि को भी 2 भागों में बांटा है। पहले आपकी कौन सी है, रक्षित सिंचाई कृषि, और दूसरी आपकी होती है उत्पादन सिंचाई कृषि। तो पहला अपन देखते हैं रक्षित सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसल को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी की सिंचाई द्वारा पूर्ति की जाती है। इस प्रकार की कृषि का जो सिंचाई उद्देश्य है। तो यहाँ ये जो कृषि है मोस्टली क्या होती है कि इस कृषि के अंदर जो है फसलों को केवल तभी सिंचाई दी जाती है जब पानी की कमी हो, ठीक है, या वर्षा लंबे समय तक ना हो, तब उसमें सिंचाई की जाती है। अन्यथा ये जो है ये वर्षा के ऊपर ही निर्भर होती है, ठीक है। सिंचाई मतलब पूरी तरीके से नहीं की जाती है, सिर्फ फसलों के पानी की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऐसा किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य जो है वो अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध करवाना होता है, ठीक है। तो इसका यही है कि फसल के अंदर अगर आर्द्रता कम हो रही है तभी सिंचाई करनी है, अन्यथा नहीं करनी है, या मतलब पानी की कमी हो तभी सिंचाई करनी है, अन्यथा वर्षा है ही, ठीक है। दूसरा है उत्पादन सिंचाई कृषि। उत्पादन सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध
कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। तो ये उत्पादन सिंचाई कृषि है, इसके अंदर पानी जो है वो दिया ही जाता है, चाहे वर्षा हो चाहे ना हो, तो सिंचाई किया जाता है। अधिकतम पानी की जो पूर्ति है वो की जाती है, जिससे जो है उत्पादन अधिक हो। उत्पादन सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित कृषि की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सिंचाई जो कृषि है उसके दो भाग होते हैं। पहला रक्षित सिंचाई कृषि, दूसरा उत्पादन सिंचाई कृषि। रक्षित जो कृषि है वो क्या होती है? ऐसी कृषि जिसमें जब वर्षा की कमी हो और फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कंडीशन में सिंचाई की जाती है और जो फसलों की आर्द्रता है उसको बनाए रखा जाता है। तो ऐसी को रक्षित कृषि के नाम से जानते हैं। दूसरी आपकी हो जाएगी उत्पादन सिंचाई कृषि। तो ऐसी कृषि जिसमें पानी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है और इन दोनों को आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, जो आपको याद रखना इजी रहेगा। इसके बाद में आती है बारानी कृषि या वर्षा पर निर्भर कृषि। ठीक है, तो वर्षा पर निर्भर कृषि आप कह सकते हो या बारानी कृषि कह सकते हो। वर्षा पर निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहली है शुष्क भूमि कृषि तथा दूसरी है आर्द्र कृषि भूमि। ठीक है, तो इसके भी दो प्रकार हैं और अब देखते हैं इसके दोनों प्रकारों के बारे में। तो पहला देखिए शुष्क भूमि कृषि। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम है। तो ये शुष्क भूमि कृषि है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा का औसत है वो कितना होता है? 75 सेंटीमीटर से कम हो। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा गंवार या चारे की फसलें आदि उगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका ज़्यादा होता है तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। तो इसमें जो है आर्द्रता को संरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी होती है आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा की मात्रा पौधों की ज़रूरत से अधिक होती है। यह प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो देखो वर्षा पर तो डिपेंड रहेगी, लेकिन यहाँ पर वर्षा ऋतु के दौरान जो वर्षा है वो इतनी ज़्यादा होती है कि फसलों को जो इसकी आवश्यकता है उससे अधिक वर्षा होती है और मृदा अपरदन जैसी समस्याएं हैं जो उनका सामना करना पड़ता है, बाढ़ का सामना करना पड़ता है क्योंकि वर्षा ऋतु में वर्षा ज़्यादा होती है। और इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि तथा ताज़े पानी की जो है जल कृषि भी यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके जो है क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं और इसमें आपको याद रखना है, दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है वो है चावल की कृषि के बारे में। ठीक है भाई, चावल की कृषि की जो दशाएं वगैरह हैं वो आपको बतानी है, ये 2023 में पूछा गया है। और इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है वो है भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये दोनों निबंधात्मक क्वेश्चन हैं, वो आप देख लेना। हो सकता है कि एग्ज़ाम में दोबारा लगातार जो है ये आ जाएँ। ठीक है, तो एक बार इनको देख कर ज़रूर जाना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ। जब भी आपकी एग्ज़ाम रहे तो उस दिन आप इन दोनों ही क्वेश्चन को आप ज़रूर देखोगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।